हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंड स्टडी 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से फ्रांसीसी क्रांति पर बात करेंगे। इससे पहले भी हम कई वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति पर बात कर चुके हैं और हमने फ्रांसीसी क्रांति के से रिलेटेड वहाँ पे वर्ड्स थे वो सब आपको क्लियर करा दिए हैं। वहाँ पे हमने आपको फ्रांसीसी क्रांति का जो परिचय है वो सब आपको बता दिया है। उससे जो मतलब वो स्टोरी है वो हम आधी स्टोरी बता चुके हैं। ये फ्रांसीसी क्रांति पर लास्ट वीडियो है, तो इस वीडियो में हम भी फ्रांसीसी क्रांति पर बात करेंगे। तो वहाँ पे हम करों के बारे में मतलब बहुत कुछ फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है ना वो वीडियो, तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन वीडियो को देख लें, क्योंकि तभी ये वाली वीडियो जो तभी आपके समझ में आएगी। तो इसलिए पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर उन दो वीडियो को देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम करते हैं इस वाली वीडियो की स्टार्ट। तो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की क्या कंडीशन थी, क्या उनकी गतिविधियाँ रही, क्या उनका योगदान रहा उस पर। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। क्वेश्चन है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। इस क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था फ्रांसीसी क्रांति में। और आपने यदि वे पहली वाली वीडियो देखी हैं तो आपको पता भी है क्या किस किस चीज़ में योगदान रहा है। तो एक तरीके से हम इसको कह सकते नहीं है, बिल्कुल ये सही है कि महिलाओं के लिए भी क्रांति थी, क्योंकि इस क्रांति से महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिले। मतलब बहुत सारा उनके लिए उभरने का मौका मिला महिलाओं के लिए इस क्रांति से। तो इसलिए हम महिलाओं के लिए भी क्रांति इसको कह सकते हैं, बोल सकते हैं। तो देखो अब क्या है, महिलाओं का योगदान कैसा रहा है फ्रांसीसी क्रांति में। सबसे पहला फैक्ट है जीविका निर्वाह। जो महिलाओं का योगदान है क्या था कि महिलाएं क्या कर रही थी भाई, कपड़े की धुलाई करती, कपड़े की सिलाई करना, ये सब ऐसे बहुत सारे कार्य करती थी। घर में भोजन बनाना, खाना बनाना, पाव रोटी की कीमतों को लाइन में लग कर लेकर आना पुरुषों के लिए, इस तरीके के बहुत सारे कार्य करती थी। तो मतलब महिलाओं का भी योगदान कहीं ना कहीं पे देखने को नहीं वहाँ पे मिलता ही है। महिलाओं को मतलब इससे बहुत ज़्यादा महिलाओं ने विरोध भी किया था ना। तो इस तरीके से महिलाओं की भी एक क्रांति थी। और देखते हैं महिलाओं ने क्या क्या राजनीतिक क्लब शुरू किए। राजनीतिक क्लब शुरू करने में उनका क्या क्या, उन्हें विचार विमर्श किए, बहस की। तो इस तरीके से महिलाओं की भी एक क्रांति इसको बोल सकते हैं। और देखो महिलाओं के जो टोटल क्लब थे वो 60 टोटल क्लब अस्तित्व में थे। 60 क्लब अस्तित्व में थे वहाँ पे महिलाओं के ही, ओनली महिलाओं के। फ्रांस में 60 क्लब अस्तित्व में थे और एक क्लब था जो उन 60 में से उभर कर आया महिलाओं का। वो क्लब का नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन नाम का एक क्लब था। ये महिलाओं का क्लब था। क्या था? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। तो ये क्लब महिलाओं का बहुत ही फेमस था, वहाँ पे प्रसिद्ध हुआ था। तो इस क्लब में क्या कर रही थी महिलाएं, विचार विमर्श करती थी हैं, ठीक है, और बातचीत करती थी वहाँ पे कि किस चीज़ की बातचीत। महिला अभी कोई भी सम्राट यदि कोई भी कानून वानून ला रहा है, नई चीज़ ला रहा है, कोई भी कर वर बढ़ा रहा है, तो उस चीज़ पे विचार विमर्श करती थी। तो अब क्या हुआ, इन्होंने भी अपनी मांगें रखी उस क्लब में। जो क्लब उभरा वहाँ पे, जो वहाँ का फेमस क्लब था, प्रसिद्ध क्लब था, तो उस क्लब के माध्यम से इन्होंने क्या की, अपनी मांगें रखी। इनकी मांगें क्या थी कि पुरुषों के समान इनको राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, प्राप्त होने चाहिए। पहली मांग क्या थी कि पुरुषों के समान जो अधिकार पुरुषों को दिए जा रहे हैं, जो पुरुषों को मिल रहे हैं, वो अधिकार हमको भी मिलने चाहिए। हम भी क्या करते हैं, हम भी फ्रांस के ही नागरिक हैं, हमको भी अधिकार मिलने चाहिए, ना कि पुरुषों के, ठीक है। तो अब क्या है कि 1791 का संविधान का इन्होंने विरोध किया था। तो 1791 का जो संविधान था इसके बारे में भी आपको बहुत कुछ मतलब बता चुके हैं हम। तो क्या कहता है, 1791 के संविधान का इन्होंने विरोध किया। और जो इस संविधान ने क्या किया, महिलाओं को निष्क्रिय घोषित कर दिया था। निष्क्रिय घोषित मतलब क्या कर दिया था कि उन लोगों को, मतलब महिलाओं को उन लोगों में लगा दिया कि जो मतलब मताधिकार, जिनको मत का अधिकार नहीं था। कहने का मतलब क्या है, जिनके पास मताधिकार नहीं था उन लोगों में महिलाओं को क्या कर दिया, वो घोषित कर दिया था, ठीक है, निष्क्रिय घोषित कर दिया। महिलाओं के पास मताधिकार देने का अधिकार नहीं था। जो वहाँ पे एस्टेट्स जनरल के नाम से जो संस्था थी, उसमें वहाँ पे जाने का अधिकार भी इनके पास नहीं था, महिलाओं के पास। किसानों के पास नहीं था, कारीगरों के पास नहीं था, मजदूरों के पास नहीं था। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या थी, महिलाओं की जो स्थिति थी वो निष्क्रिय लोगों में थी, ठीक है। सक्रिय लोग जिनके पास भाई सभी तरह के अधिकार थे, जो मतलब एस्टेट्स जनरल में भी जा सकते थे, या फिर वो लोग क्या कर सकते थे, मताधिकार भी कर सकते थे। इस तरह की कंडीशन वहाँ पे थी। तो ये निष्क्रिय घोषित कर दी थी 1791 वाले संविधान ने। तो इसलिए महिलाओं ने क्या किया, इस संविधान का विरोध किया, ठीक है। इसलिए इन्होंने इस संविधान का विरोध किया। तो महिलाओं के लिए
सुधारात्मक कानून भी बनने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि महिलाओं ने बहुत सारा विरोध किया, जगह जगह क्या क्या अपने क्लब बनाए, वहाँ पे विरोध किया। तो बहुत सारी कई महिलाएं उभर कर भी आई, जिन्होंने मतलब पुरुषों के लिए जो अधिकार दिया जा रहा था उनका विरोध कर उनके विपक्ष में कोई अच्छी सी मतलब बेहतर ढंग से बहस की हो, इस तरीके की महिलाएं भी वहाँ पे उभरी। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे महिलाओं के लिए सकारात्मक कानून भी बनने स्टार्ट हो गए, विरोध करने के बावजूद। बहुत विरोध किया इन महिलाओं ने, तब जाके वो इनके बावजूद, ये विरोध करने के बावजूद इनके पास वो अधिकार मिले। तो अब देखते हैं कि सकारात्मक सुधार कानून कौन से थे। देखते हैं, सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, सरकारी स्कूलें बनाए गए। सरकारी स्कूलें बनाने के बाद सभी लड़कियों के लिए क्या कर दी गई, सरकार वो स्कूली शिक्षा जरूरी कर दी गई। और स्कूली शिक्षा वो उन्होंने ग्रहण की, मतलब वो जब शिक्षित होने लगी तो उनके पास सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होने लगा कि उन लोगों में मतलब महिलाओं में उनको जो कोई भी उनके पास ज़बरदस्ती शादी, पिता ज़बरदस्ती से शादी नहीं करवा सकता था, महिलाएं अपनी मर्जी से शादी कर सकती थी। इस तरीके की उनको छूट मिलने लगी, क्योंकि लोग शिक्षित होने लगे थे ना। तो और भी तलाक का जो कानून था, तलाक को कानूनी रूप भी दे दिया गया था। इस तरीके के महिलाओं के लिए क्या कर दिया गया, सुधारात्मक कानून बना दिए गए, ठीक है ना। महिलाएँ शिक्षित होने लगी थी, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये क्रांति एक महिलाओं के लिए भी क्रांति कही जा सकती है, ठीक है। तो अब आतंक के युग में की बात करें हम, आतंक के युग में महिलाओं के लिए, महिलाओं की स्थिति क्या थी, कंडीशन क्या थी। आतंक का युग था, मैं पढ़ाया हूँ पहली वाली वीडियो में, तो पता है आपको, सब जानते हो आप। तो आतंक के युग में, ठीक है, क्लबों को बंद कर दिया गया। जो क्लबों खोले गए थे, क्लब जो बनाए गए क्लब थे, जो महिलाओं के भी अपने अलग क्लब थे, पुरुषों के भी अपने क्लब थे, तो उन क्लबों को क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। किसके द्वारा, आतंक युग में। आतंक युग में कौन था वो, जैकोबिन क्लब उभरा था ना, जैकोबिन क्लब। जो जैकोबिन क्लब का नेतृत्व कर रहा था वो शासक, उस शासक ने क्या कर दिया, क्लबों को बंद कर दिया था, ठीक है। आतंक युग में वही फ्रांस का सम्राट बना था, आप सब जानते हो। तो अब क्या है कि क्लबों को बंद कर दिया गया, राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया महिलाओं के लिए, ठीक है। राजनीतिक गतिविधियों पर महिलाओं के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया, जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, और जो मतलब उन लोगों का विरोध कर रही थी, ठीक है, जो कि महिलाएं उनका एक तरीके से बोल सकते हैं, जो महिलाएं क्लबों का क्या कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी ना, वही तो जानी मानी महिलाओं में लगाई जाएगी। तो उन महिलाओं का क्या कर दिया गया, उन महिलाओं को गिरफ्तार कर दिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनको मार भी दिया गया, फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। इस तरह के कार्य इस महिलाओं के साथ हुए आतंक युग में। और मताधिकार कानून और समान वेतन के लिए इन्होंने क्या की, बहस की लगातार महिलाओं ने। इस चीज़ पर महिलाएं अड़ी रही, विद्रोह किए, मतलब इन्होंने भी अपनी मतलब बहुत कोशिशें की मताधिकार पाने के लिए, मत का अधिकार पाने के लिए, समान वेतन और समान अधिकार, पुरुषों के लिए जो अधिकार मिल रहे हैं वो अधिकार पाने के लिए इन्होंने क्या किया, मतलब बहुत अधिकार के विद्रोह किए, बहुत मेहनत की। तो अब क्या हुआ, चलते चलते मताधिकार का अधिकार इनको महिलाओं को अभी तक नहीं मिला था, ठीक है। आतंक का युग आ चुका था 1793। तो अब इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे महिलाएं क्या कर रही हैं, आंदोलन करती रहती हैं, ठीक है। आंदोलन करती रही। आखिरकार क्या हुआ, वो आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन का रूप धारण कर लिया, ठीक है। महिलाओं के आंदोलन ने क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन का रूप धारण कर लिया, क्योंकि वो मताधिकार के लिए तो लड़ा जा रहा था ना वो आंदोलन, ठीक है। वो तो इसने अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार का आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। 1946 में क्या हुआ, 1946 में मताधिकार का अधिकार हासिल कर ही लिया फ्रांस की औरतों ने। क्या कर लिया, फ्रांस की नहीं, मतलब ज़्यादातर कंट्रीज़ में यह कर दिया गया था। तो 1946 में मताधिकार का अधिकार महिलाओं ने हासिल कर लिया था। तो ये उनकी बहुत बड़ी सफलता रही थी। इसके पीछे वो बहुत पहले से ही 1793 से ही क्या करती आ रही थी, आंदोलन करती आ रही थी, विद्रोह करती आ रही थी। तो आखिरकार उनको क्या 1996 में यानी 20वीं शताब्दी में आकर क्या मिला, अधिकार, मताधिकार का अधिकार मिल गया। अब क्रांतिकारी महिला थी एक फेमस, क्या थी, क्रांतिकारी महिलाएं थी फेमस, जानी मानी महिलाएं थी। ओलंप दे गूज। कौन थी, ओलंप दे गूज नाम की एक जानी मानी महिला थी। तो इसका जन्म 1748 में होता है। 1793 में इसको मार दिया जाता है, किसके द्वारा, जो आतंक युग था उसका जो सम्राट था उसके द्वारा फांसी पर इसको चढ़ाया जाता है। मैं बता भी रहा था ऊपर आपको कि जाने माने वाली महिलाएं थी उनको क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो अब इस महिला के बारे में पढ़ते हैं, ओलंप दे गूज के बारे में। ये क्या थी कि ये क्रांतिकारी महिला थी। तो 1791 के संविधान और पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, मैं सब बताया हूँ, इन सब चीज़ों को जानते हो आप। 1771
1791 है, ये यहाँ पे ये गलती से हो गया है, ये 1791 है। 1791 के संविधान और पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध इसने किया, ओलंप दे गूज ने, ठीक है। और ये यहाँ पे भी 1771 नहीं है, ये यहाँ पे 1791 है, ये गलती से हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लेना, 1791, ठीक है, ये 71 नहीं। तो 1791 में ही क्या किया उस महिला ने, ओलंप दे गूज ने क्या किया, महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र बना दिया, ठीक है। खुद ने ही क्या किया उसने, खुद ने ही महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, यानी किसके विरोध में बनाया, वो इसके विपक्ष में बनाया। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के विरोध में इसने क्या किया, महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र बना दिया। और इसने क्या, वो घोषणा पत्र बनाने के बाद 1 मिनट जब उसको बना दिया तो इसने कार्रवाई के लिए भी ये वहाँ पे भेजा था, ठीक है, वो सम्राट के पास भेजा था। तो अब ये कार्रवाई की मांग करती है इस घोषणा पत्र की, ठीक है। तो ये अब इसमें कुछ मतलब महिलाओं के लिए कानून थे, मतलब महिलाओं के लिए कुछ अधिकार की बात ये करती है इस घोषणा पत्र में। तो क्या है कि जन्म से स्वतंत्र हुए, कहती है कि महिलाएं भी वही सभी जो प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है जन्म से स्वतंत्र होता है, इसलिए महिलाओं को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस तरह की बातें वो उस घोषणा पत्र में की गई थी। पुरुषों के समान इनको अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि भाई पुरुष भी एक नागरिक ही होता है, महिला भी एक नागरिक होती है। तो इसलिए पुरुष और महिलाएं दोनों समान हैं और इनको समान नागरिक होने की वजह से इनको क्या करना चाहिए, इनको अधिकार देना चाहिए, समान अधिकार देना चाहिए। महिलाओं के साथ कोई शोषण नहीं करना चाहिए, शोषण का इन्होंने विरोध किया था। खासतौर पे संपत्ति में इनके साथ भेदभाव किया जाता था, इनको कम वेतन दिया जाता था, पुरुषों को ज़्यादा वेतन किया जाता था। इस तरह के जो भी इनके साथ अत्याचार हो रहे थे, जो भी इनको कम समझा जा रहा था, तो इस तरीके के संविधान में मतलब इस घोषणा पत्र में इन्होंने मांग की, ठीक है। तो सुरक्षा के लिए भी मांग की, अभिव्यक्ति और भाषण की भी मांग की, अभिव्यक्ति और भाषण देने की भी मांग की, ठीक है, स्वतंत्र रूप से भाई भाषण दे सके। तो इस तरीके की मांग इन्होंने इस घोषणा पत्र के माध्यम से की। सार्वजनिक पद यानी कि क्या था कि जैसे कि भाई उसमें स्टेट्स जनरल में पुरुष ही जा सकते थे, ठीक है, तो महिला नहीं जा सकती थी। तो इस तरीके के सार्वजनिक पदों में भी इनमें भाग लेने की कोशिश की थी। इन्होंने कहा था कि भाई जो नियम, जो कानून, जो भी संविधान के जो नियम कानून हैं वो पुरुषों के लिए भी समान होने चाहिए और महिलाओं के लिए भी समान होने चाहिए, ठीक है। यदि कोई भी महिला गिरफ्तार की जाती है, कठोर दंड उसको दिया जाता है, तो देओ कि वो देना चाहिए, मिलना चाहिए उसको, ठीक है। पुरुषों के समान भी वो महिलाएं भी उसको सहन कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है। तो इस तरह की बातें इसने कही और घोषणा पत्र को क्या कर दिया, घोषणा पत्र को देखते हैं आगे क्या करें कि एक मिनट वेट, कि घोषणा पत्र को असेंबली के सदस्यों के पास और कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई की मांग की थी इसने। असेंबली के सदस्यों के पास इसने घोषणा पत्र को भेज दिया और कार्रवाई की मांग की। तो 1793 में महिला क्लबों में ज़बरदस्ती बंदीकरण का विरोध जताया गया। क्या हुआ, महिला क्लबों का मतलब इन्होंने ज़बरदस्ती विरोध किया, ठीक है, ज़बरदस्ती विरोध किया 1793 में ओलंप दे गूज ने। तो इस तरीके से इसने कार्य किए। तो अब इसको देशद्रोह घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद देशद्रोह घोषित करने के बाद इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। देशद्रोह घोषित करने के बाद 1793 में ही इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि फांसी पर चढ़ाने के बाद यहाँ पे दास प्रथा की अब हम बात करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के टाइम में दास प्रथा कैसी थी। दास प्रथा का उन्मूलन वहाँ पे किया गया था फ्रांस में, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया गया था। उन्मूलन मतलब समाप्ति की डोर पे उसको उतार दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति को, फ्रांसीसी क्रांति नहीं, दास प्रथा को। तो इस तरीके के वहाँ पे कार्य हुए। तो वहाँ पे जो ये दास प्रथा का उन्मूलन होता है, समाप्ति होती है। तो अब देखते हैं कि देखो वहाँ पे जोकोबिन क्लब था। जोकोबिन क्लब का तो आप जानते हो। तो जोकोबिन क्लब के जो वहाँ पे जो वो थे, जोकोबिन क्लब के जो सदस्य थे, यानी जोकोबिन क्लब में जो लोग आते जाते थे, रहते थे वहाँ पे, तो उन लोगों की वो लोग क्या आ गए, सत्ता में आ गए, ठीक है। 1700 कुछ के आसपास आ गए हैं। तो 1793-91 के आसपास वो लोग सत्ता में आ गए थे। तो अब जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था दास प्रथा के उन्मूलन, यानी दास प्रथा को समाप्त करना। ये उसके जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। और अपरिचित, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, दास प्रथा के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये तो उसका एक जैकोबिन के मतलब क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था, ठीक है।
तो अपरिचित और दूर देशों में क्या किया जाता था, दासों को बेचा जाता था। ठीक है, अपरिचित जगहों पे ले जाकर, दूर दूर देशों में ले जाकर दासों को क्या किया जाता था, बेचा जाता था। तो अपरिचित और दूर देशों में जाने के और काम करने के प्रति अनिच्छा का मतलब था, क्या लोग अनिच्छा दिखा रहे थे, दूर जाने में उनकी इच्छा नहीं थी और अपरिचित लोगों के पास जाने में उनकी अनिच्छा नहीं थी। तो इस अनिच्छा के प्रति क्या कर रहे थे, वो उनकी अनिच्छा जो हो रही थी, इसका मतलब ये था कि बागान मालिकों में क्या था, उनको फिर भी अनिच्छा होने के बावजूद भी उनको क्या किया जाता था, दूर दूर देशों में ले जाया जाता था, उनको श्रम के रूप में वहाँ पे, दास के रूप में वहाँ पे उनको बेच दिया जाता था। दास के बाद उनको श्रम के रूप में यूज किया जाता था। ठीक है, तो अब क्या है कि बागानों में श्रम की कमी थी, तभी ना उनको दास के रूप में ले जाया जा रहा है। ठीक है, श्रम के लिए तो बुला रहे हैं ना, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि श्रम की वहाँ पे कमी थी। श्रम की कमी होने की वजह से दास प्रथा को क्या हुआ, मतलब बढ़ोतरी होने लगी दास प्रथा में। भाई वो श्रम की वजह से दास प्रथा को, दासों की मांग ज़्यादा होने लगी, दासों की मांग ज़्यादा होने लगी तो दास प्रथा बढ़ने लगी, दास प्रथा बढ़ने लगी। तो अब यहाँ पे आता है जैकोबिन शासन। जैकोबिन शासन क्या करता है, इसको समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसको पूरा करने के लिए, इस बागान में जो श्रमों की कमी थी, इसको पूरा करने के लिए दास प्रथा की मांग हुई। ठीक है, दास प्रथा की मांग हुई तो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका द्वारा त्रिकोणीय दास व्यापार की एक नीति अपनाई गई। ठीक है, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका द्वारा त्रिकोणीय दास व्यापार की एक नीति अपनाई गई। ठीक है, एक प्रक्रिया अपनाई गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, दास व्यापार को बढ़ावा मिला और 17वीं सदी में यह व्यापार शुरू हुआ था, त्रिकोणीय दास व्यापार। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे दासों को बेचा जाता था, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता था। ठीक है, तो दासों का व्यापार होने लगा। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है। तो अब दासों का व्यापार होने गया। जो फ्रांसीसी सौदागर थे वो बोर्दे और नान्ते नामक बंदरगाह है। ठीक है, क्या है, बोर्दे और नान्ते नामक बंदरगाह है। ये फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे और नान्ते नामक बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। ठीक है, अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते हैं और स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। भाई ये जहाज ले जाते हैं, स्थानीय सरदार थे जो वहाँ के अफ्रीका तट पे ये जाते थे, तो अफ्रीका तट के आसपास जो स्थानीय सरदार थे, उन सरदारों से क्या करते थे, ये दास खरीदते थे। उन दासों को खरीद कर जहाज में ये लोग ले जाते थे। कहाँ पे, देखो, दासों को दाग कर ले जाया जाता था, हथकड़ियाँ डालकर उनको ले जाया जाता था। ठीक है, जहाज में ले जाया जाता था, तो उनको बेचने के लिए ये लोग ले जाते थे जहाज़ों में। ठीक है, अटलांटिक महासागर को क्या किया जाता था, अटलांटिक महासागर को पार करने के बाद कैरिबियाई देशों में ले जाया जाता था। उन दासों को ले जाकर 3 माह की ये लंबी यात्रा होती थी। 3 महीने तक उनको क्या करना पड़ता था, 3 महीने की लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। तब वो अटलांटिक महासागर को पार करते हुए कैरिबियाई देशों में ले जाकर उनको बेचते थे। तो बागान मालिकों को बेच दिया जाता था इन दासों को। ठीक है, इस तरीके से दास व्यापार होता था। बढ़ती मांग को पूरा करते थे और जो दासों की जो बढ़ती मांग को उसको पूरा करते थे ये ले जाते हुए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा बहुत ही ज़्यादा निंदा की गई थी। 18वीं सदी में क्या हुआ, दास प्रथा की बहुत ज़्यादा निंदा की गई और 1794 में फ्रांसीसी गुलामों ने, यानी फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासों को मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। ठीक है, दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। जितने भी दास बनाए हैं, जो अब तक दास के रूप में जो कार्य कर रहे थे, उनको मुक्ति दिलाने वाला एक कानून पारित कर दिया गया था। ठीक है, तो 1794 में इस तरीके से दासों को वहाँ पे कुछ, अब जो दास प्रथा थी, इसको क्या हो, उन्मूलन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या हुआ था कि भाई वहाँ पे जो दास थे ना, फ्रांसीसी दासों को अब मतलब मुक्ति दिलाने के लिए एक कानून पारित हो गया था। ठीक है, कितने में, 1794 में। तो 10 वर्ष बाद क्या होता है, 10 वर्ष बाद नेपोलियन बोनापार्ट फिर से दोबारा से दास प्रथा को शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब जो भी वो कानून बनाए गए थे वो सब रद्द करके फिर से दास प्रथा को शुरू कर दी गई थी नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। कब, 10 वर्ष बाद। ठीक है, यानी 1794 से 1804 में। ठीक है, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा दास प्रथा को फिर से क्या कर दिया गया था, शुरू कर दी गई थी। तो अफ्रीकी नीरगो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी। अफ्रीकी नीरगो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी। अब क्वेश्चन बताएं, नीरगो क्या था सर? नीरगो मतलब, देखो, नीरगो बताएंगे हम, जो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है, ये आप सभी जानते हो। और सहारा रेगिस्तान
देखो ये यहाँ से थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोगों को ही नीर्गो लोग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नीर्गो लोग कहा जाता था। ठीक है, अब समझ गए ना नीर्गो क्या था? नीर्गो था अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है, और सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में, दक्षिण दिशा में जो रहने वाले स्थानीय लोग थे ना, उन्हीं लोगों को नीर्गो लोग कहा जाता था। तो इन लोगों को गुलाम बनाने की क्या मिल गई थी? स्वतंत्रता मिल गई थी। देखो मतलब इन लोगों को मतलब गुलाम बना सकते थे, ठीक है ना, बिल्कुल स्वतंत्र थे वो, ठीक, गुलाम बनाने के लिए इनको स्वतंत्र थे। तो 1848 में क्या होता है? फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाता है। 1848 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाता है। दास प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे दास प्रथा थी। तो अब क्या होता है कि क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी, ठीक है, पॉइंट नंबर फैक्ट नंबर 6 है, ये फैक्ट नंबर है ये, इसे मतलब कुछ और गलत नहीं समझना है। ये फैक्ट नंबर 6 कि क्रांति और रोजाना की जो ज़िंदगी थी उसका संबंध क्या था, उसका मतलब वो कैसी थी, ठीक है, उसको समझना है। देखो भाई आप सब जानते हो कि क्रांति में क्या, कि स्वतंत्रता समानता के आदर्शों पर बात की जा रही थी, ठीक है ना। इसी के लिए तो महिलाएं भी इसी के लिए समानता के लिए लड़ रही थी, स्वतंत्रता के लिए। और भाई जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो भी समानता स्वतंत्रता, उनके साथ जो अत्याचार हो रहे थे उनकी समाप्ति के लिए। तो इस तरीके से अब देखो वो लोग मतलब क्रांति के जो आदर्श थे स्वतंत्रता समानता के, इन आदर्शों को रोजाना की ज़िंदगी में उतारना चाहते थे, ठीक है। जैसे कि भाई उन्होंने क्या क्या पहनावे में स्वतंत्रता को उतार दिया था, मैंने पढ़ाया ना आपको। पहनावे में कैसे उतारा कि वहाँ पे जैसे कि कुलीन जो वर्ग के लोग थे वो क्या पहनते थे? ब्रीचेस पहनते थे। तो उनके विपक्ष में वो लोग क्या पहने पूरे मतलब धारीदार वाले पतलून पहनते थे, ठीक है ना, पतलून पहनते थे। और एक लाल टोपी पहनते थे ना, ठीक है, लाल टोपी भी उसके साथ में पहनते थे। तो वो लाल टोपी किसका प्रतीक बताई गई थी? वो स्वतंत्रता का प्रतीक बताई गई थी। तो इस तरीके से रोजाना की ज़िंदगी में भी इस स्वतंत्रता का आदर्श को उतार दिया गया था, ठीक है। और जो समानता का जो आदर्श था वो रोटियों में उतार दिया गया था, है। पाव रोटी की जो प्रक्रिया थी उसमें क्या हुआ था आखिरकार? उसमें जो ये वाला युग आया था, ये कौन सा आतंक का युग आया था 1793-94 का। इसमें क्या हुआ था? साबुत गेहूं की रोटी बनवाने लगा सम्राट, और उसको सभी को खाना अनिवार्य कर दिया। वो जो सफ़ेद आटा होता था उस पर रोक लगा दी गई, ठीक है ना। इस तरीके के लिए वहाँ पे क्या हुआ? सभी के लिए अनिवार्य कर दी गई। तो और इस रोटी की जो प्रक्रिया थी उसको क्या बताया गया? समानता का प्रतीक बताया गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मतलब क्रांति थी और जो वहाँ की रोज़ाना की ज़िंदगी थी वो बहुत हद तक मिली जुली थी। मतलब बहुत से फैक्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे वो क्रांति से वहाँ पे संबंध थे। तो अब सेंसरशिप की समाप्ति होती है। सेंसरशिप की समाप्ति, तो सेंसरशिप क्या है ये समझ लें। देखो मान लें सेंसरशिप उसे कहते हैं जब भी, यदि मान लें मैं कोई बुक प्रकाशित करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ? कोई बुक प्रकाशित करना चाहता हूँ, या कोई नाटक प्रकाशित करना चाहता हूँ, या कोई अखबार प्रकाशित करना चाहता हूँ। यदि उस अखबार को प्रकाशित करने से पहले मुझे क्या है, राजा से या वहाँ के सरकार से क्या करनी पड़े? इजाज़त लेनी पड़े। और इजाज़त तो इजाज़त तो ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, वो उस अखबार को पढ़ें। यदि वो सरकार के खिलाफ है तो उसको क्या कर दिया जाता है? उसको प्रकाशित नहीं किया जाता है। इस प्रक्रिया को सेंसरशिप कहते हैं, ठीक है ना। देखो राजा के सेंसर अधिकारी होते थे। राजा क्या होते थे? सेंसर अधिकारी होते थे। मतलब जब किसी भी अखबार, या हम बोल सकते हैं अखबार, नाटक या पुस्तकों को प्रकाशित करने से या किसी के खिलाफ प्रकाशित करने से रोक दिया जाता है, उनको प्रकाशित नहीं किया नहीं होने दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सेंसरशिप कहते हैं। अब देखो सेंसरशिप की समाप्ति क्या होती है कि सम्राट ने क्या कर दिया, वहाँ पे पुस्तकों को प्रकाशित करने से पहले क्या कर दिया? राजा के सेंसर अधिकारी होते थे। तो उन अधिकारी को हमें वो पुस्तक प्रकाशित करने से पहले उन अधिकारी को सौंपनी पड़ती थी। अधिकारी उन पुस्तकों का अध्ययन करता था, या अखबार का अध्ययन करता था, नाटक का अध्ययन करता था। यदि वो है राजा के खिलाफ या सम्राट के खिलाफ नहीं है तो उसको क्या कर दिया जाता था? प्रकाशित कर दिया जाता था। यदि वो उसके खिलाफ है तो उसको प्रकाशित करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। तो इस प्रक्रिया को सेंसरशिप कहा जाता था। तो इस प्रक्रिया को, सेंसरशिप को समाप्त भी कर दिया गया था वहाँ पे। ये भी एक बहुत बड़ा कदम रहा था वहाँ पे। तो देखो, और भाषण की और सेंसरशिप
की भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ पे दे दी गई थी। भाषण और स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ पे दे दी गई। तो इससे क्या हुआ, प्रेस की स्वतंत्रता, सीधी बात, अगर सेंसरशिप की समाप्ति हुई है तो प्रेस की स्वतंत्रता मिलेगी लोगों को, ठीक है ना। तो वहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता मिलने लगी। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। क्या कर देता है? 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है और यूरोपीय देशों की विजय यात्रा करता है। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। इस तरीके के कार्य नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। और निजी संपत्ति की सुरक्षा का कानून उन्होंने बनाने पर बल दिया था। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। 1815 में क्या होता है, देखो, निजी संपत्ति की सुरक्षा का कानून बनाने पर बल दिया। 1815 में वाटरलू में उसकी हार हो जाती है और उसकी हार होने के बाद क्या होता है, देखो, जो ये उसकी हार हो गई, यहाँ से बोनापार्ट का जो वो था शासन वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। अब देखो, अब क्या है कि स्वतंत्रता और जनवादी जो अधिकारी थे, अधिकारी नहीं, जो जनवादी अधिकार थे, ठीक है ना, स्वतंत्रता, समानता और भी बहुत सारे अधिकार थे। इन सारे अधिकारों के विचार से फ्रांसीसी क्रांति क्या हो गई, नहीं, फ्रांसीसी क्रांति फैली, फ्रांसीसी क्रांति का विस्तार हुआ और यही विचार क्या थे, यही अधिकार क्या थे, फ्रांसीसी क्रांति के केंद्र थे। इसलिए इन विचारों को बहुत ही बेहतर ढंग से समझे, ध्यान दें। तो इन विचारों से क्या हुआ, ये विचार जब आए, स्वतंत्रता, समानता और भी बहुत सारे विचारों पर बल दिया गया, इन अधिकारों के विचारों पर बल दिया गया, तो सामंती जो व्यवस्था थी वो क्या हो गई, उसका नाश हो गया, उसका पतन हो गया, वो पतन की ओर